स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन 3.1 में है, और जिन बच्चों के पास में पुरानी बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन है जो 3.2 के अंदर है। दोनों न्यू और ओल्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन है जो सारे सेम है, कोई क्वेश्चन हटा नहीं है। और इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन हैं। हम 1 बाय 1 सभी को सोल्व करेंगे, और इसका जो बेसिक है उसको भी हम साथ साथ लेते जाएंगे। ज़्यादा हार्ड है नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे आता जाएगा उसमें हम आपको बेसिक की जानकारी देते जाएंगे। तो इसमें रैखिक समीकरण और उसकी रैखिक समीकरण की को हल करने की दो विधियां होती हैं। एक ग्राफीय विधि होती है और एक बीजगणितीय विधि होती है। बीजगणितीय विधियों की भी 3 विधियां होती हैं। उसमें भी एक तो विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, और एक के वज्र गुणन विधि होती है। तो हम देखिए, अब आपको 1 बाय 1 सोल्व करवाएंगे। और थोड़ा सा बेसिक इस तरह से देखो आप इसको, कि दो चरों का रैखिक समीकरण है, उसका मानक सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल टू में 0। जहाँ a, b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a तथा b है वो 0 नहीं होने चाहिए, वरना तो फिर दो चर खत्म हो जाएंगे। देखो, एक चर ये x है, दूसरा चर y है इसके अंदर। अच्छा, अब मान लीजिए एक से ज़्यादा समीकरण होती हैं तो उसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ए है तो यहाँ A1 डाल देते हैं, यहाँ B1, यहाँ C1। दूसरी समीकरण में A2, B2, C2। तीसरी समीकरण में A3, B3, C3। इस तरह से हम इनको सेपरेट करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि दो समीकरण हमारे पास में इस तरह से हैं कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू में 0, तो A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम A1 अपॉन A2 छांटते हैं एक नंबर पर, और उसके बाद में जैसे A1 A2 है ना, तो इसमें कोई नंबर मिलेगा आपको, जैसे 3x मिल गया या 7y मिल गया, इस तरह से। और B1 अपॉन B2 छांटते हैं, और C1 अपॉन C2 छांटते हैं, C2 छांटते हैं। तो इसमें ये जो नीचे कंडीशंस दे रखी हैं, इसके अनुसार बीजगणितीय सॉल्यूशन क्या होगा इसका, और ग्राफीय सॉल्यूशन क्या होगा, वो समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो इजीली छांट लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहला नंबर केस है, यदि A1 A2 और B1 B2 यदि इक्वल नहीं होते हैं ना, तो उसका अद्वितीय हल होता है। उसका क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि x का और y का एक ही मान निकलता है। x का एक मान और y का एक मान अलग अलग इस तरह से हो सकते हैं, तो इसको अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ग्राफीय हल होता है ना, इसमें ग्राफ प्रतिच्छेद करती है। ग्राफ क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ग्राफ प्रतिच्छेद करती हैं, और इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, जैसे दो रेखाएं इस तरह से ये हैं, तो ये प्रतिच्छेद करती हैं। और ये जो पॉइंट है ना, जो इसका सॉल्यूशन है, इसको एक्स एक्स से और वाई एक्स से मिला करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट बात फिर दोबारा से सुनो, यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 हो तो अद्वितीय हल होता है। और इसमें जो रेखाएं खींचते हैं हम ग्राफ पर, वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ये इसका डायग्राम है। दूसरा, यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों ही इक्वल होते हैं ना, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं उसके। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उसके। और इसका ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो संपाती होता है। ग्राफ क्या होता है, संपाती। संपाती समझ रहे हो क्या होता है संपाती? संपाती का मतलब होता है, एक ग्राफ मान लीजिए ये खींच दिया हमने, तो दूसरा ग्राफ भी इसके ऊपर ही आएगा। दूसरा ग्राफ खींचेंगे तो भी इसके ऊपर ही आएगा, यानी इसके हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए अनंत सॉल्यूशन हो गए, इसके अनेक सॉल्यूशन हो गए, और उसको संपाती नाम देते हैं इसको। नेक्स्ट है, यदि A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2, यानी फर्स्ट के दोनों बराबर हो, और तीसरा C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होता है, तो उस केस के अंदर कोई हल नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। बहुत अच्छे से याद करना, इनको ये आगे तो काम आएंगे। कोई हल नहीं होता है इसका, नहीं होता है, होता है। और इसका जो ग्राफ बनता है, वो जो रेखाएं जाती हैं वो समांतर रेखाएं जाती हैं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ये इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से एक रेखा ये आ गई तो दूसरी रेखा ये आ गई।
तो इनकी रेखाएं आपको पता है समांतर रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है, तो काटती है ना उस पॉइंट पर ही आंसर मिलता है, तो जब काटेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 3 केस मैंने बताए हैं कि जिसको 2-3 बार लिख लिख करके याद करना। और A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल हो तो अद्वितीय हल होता है, तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट रूप से अनेक हल होते हैं, और यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 और C1/C2 ने हो तो है तो कोई हल नहीं होता है। ये केस थे। आप अब यही चलेंगे, यही पूछेगा। एक बात और देखना, एक शब्द और मिलेगा आपको, संगत और असंगत। मैं भी समझा देता हूँ पहले। संगत और असंगत। असंगत, संगत का मतलब होता है जिसका कोई न कोई हल होता है, जिसका कोई न कोई हल होता है उसको संगत समीकरण कहते हैं। और असंगत यह है जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, वो असमीकरण, कोई हल नहीं होता है उसको असंगत बोलते हैं। देखिए अब इसमें 3 केस में देखो, फर्स्ट नंबर के 2 देखो, यहाँ अद्वितीय हल है और अनेक है, भाई हल तो निकल रहे हैं ना, तो ये दोनों मिलाकर संगत हो जाएगी। और तीसरे में कोई हल ही नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। तो आप संगत के असंगत के बारे में समझ गए, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं के बारे में समझ गए, इसके ग्राफ के बारे में समझ गए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इनको क्या नाम देंगे। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है एक्सरसाइज 3.1 का में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमको क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने, तो समीकरण बनाने, कहने का मतलब ये है। और कौन से मेथड से बनवा रहा है, हमसे ग्राफ विधि से हल करवा रहा है। तो प्रश्न पढ़ता हूँ उसमें पहले। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों ने एक गणित में पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से पूछा है। यदि बीजगणितीय विधि से पूछता तो हम इस तरह से कर सकते थे, लड़कों की संख्या x मान लेते और लड़कियों की संख्या उसमें 4 ऐड कर देते, x+4 हो जाती। तो ऐसे कर सकते थे अपन। लेकिन ग्राफीय विधि पूछा है तो इसके अंदर हमको 2 समीकरण बनाना जरूरी है, तभी 2 समीकरणों का, 2 रेखाओं का हम ग्राफ खींचेंगे और वो जहां कटेंगी ना वो उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो कुछ लड़के हैं यानी और कुछ लड़कियां हैं, तो माना, इस तरह से एक नंबर लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, ये मान लिया हमने, लड़कों की संख्या है जो क्या है, x है, लड़कों की संख्या है जो x है, और लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या वो हम मान लेते हैं y है। लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, y है। अच्छा, अब पहली शर्त, 2 शर्त होगी इसके अंदर। देखो फर्स्ट कंडीशन को 1 नंबर पर, फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्त, ये हिंदी में लिख दो, प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, के अनुसार प्रथम शर्त क्या कह रही है भाई, आकि हम लड़के और लड़कियां यानी क्लास के अंदर टोटल ही 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी कब बनेंगे, लड़कों को और लड़कियों को ऐड करेंगे जब ही तो बनेंगे ना। तो यानी x + y = में 10, ये तो 1 नंबर समीकरण बन गई अपनी। दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त क्या है उसको रीड करते हैं, हम पढ़ते हैं। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, तो लड़कियां हमने x मानी, लड़कियां तो y मानी है, लड़के x माने। तो देखो पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ रफ काम में, x बराबर में y, लेकिन अभी ये बराबर नहीं है, ये बराबर जब लगता है जब दोनों तरफ इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ तो लड़कियां ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा देखो इसमें ये है, तो ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए या तो इसमें कम करना पड़ेगा या कम में जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें से 4 कम कर देते हैं, 4 ज़्यादा थे ना ये लड़कियां, तो 4 कम कर देते हैं, अब बैलेंस हो गया। तो अब इसकी समीकरण क्या बन जाएगी, इसकी समीकरण बन जाएगी x - y = में -4, ये बन जाएगी। अब हम इनकी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे यानी ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हमको किसी भी रेखा को यदि हम ग्राफ पर खींचते हैं या रेखाखंड खींचते हैं उसका, तो हमको 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम ये तुम पेंसिल से और स्केल से आराम से सुंदर लाइन बनाना। ये मैंने तो आपको समझाने के लिए इस तरह से कर दिया है। यहाँ x है, ये y है, और ये x है और ये y है। तो देखो
मिनिमम कोई भी लाइन सेगमेंट यदि खींचते हैं, कोई रेखाखंड हम खींचते हैं, तो उसमें दो ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु हम हमारी इच्छा के अनुसार कितने भी बिंदु ले सकते हैं। ज़्यादा बिंदु लेंगे तो वो बिंदु भी उस रेखा के ऊपर ही आएंगे और कोई इसके अलावा कुछ अंतर आएगा नहीं इसके अंदर। तो देखो इसमें ये समीकरण है। आप चाहो तो देखो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहो तो रफ काम भी कर सकते हो इसको तो, लेकिन यहाँ वैल्यू है ना जो एकदम फिक्स आनी चाहिए यहाँ। तो कोई वैल्यू ध्यान रखना, पॉइंटों में मत लेना, कोशिश ये करना कि पॉइंटों में न आए, भिन्न में न आए। जो पूरे पूरे अंक है ना, पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है माइनस का, उसमें आए तो हम ग्राफ प्रदर्शित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। तो इसको ऐसे लिख लो आप, y इक्वल टू में tan माइनस में ये उधर जाएगा तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब x की जगह जैसे मान लीजिए 1 रखोगे तो y 9 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड है। मैं यहाँ ऐसा वैल्यू रख रहा हूँ जो लगभग बैलेंस हो, x और y इक्वल से हो लगभग, तो मैं x की जगह 5 रख देता हूँ। तो यहाँ हमने किया x बराबर 5 रखने पर तो क्या मिल रहा है यहाँ से, y इक्वल टू में 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू भी 5 आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब x की वैल्यू में 5 रख लो, 6 रख लो, कुछ मान लीजिए 6 रख लेता हूँ। तो x बराबर 6 रखने पर तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ, y इक्वल टू में यहाँ इस समीकरण में रखो 10 माइनस 6 तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 आ गई। अब दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब ज़्यादा हम कितनी भी निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेते हैं, x इक्वल टू वाई माइनस का y और माइनस का 4 है। तो इसको हम आपकी इच्छा के अनुसार है, आप चाहो तो y को उधर ले जाओ, चाहे x को उधर ले जाओ, चाहे डायरेक्ट करो। तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि x इक्वल टू में y उधर लेगा तो प्लस का हो गया, माइनस का 4, यहाँ ऐसे हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब x की y की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैं, आप 0 रखोगे तो x की -4 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो -2 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो -2, 3 रखेंगे तो -1, इस तरह से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि y की जगह मैं मान लीजिए 4 रख देता हूँ, y की जगह क्या रख रहा हूँ, 4 रखता हूँ। तो y बराबर 4 रखने पर तो क्या आ रहा है वैल्यू, x इक्वल टू में 4 माइनस 4 तो 0 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस तरह से दो वैल्यू कैसे निकालनी है हमको। अब और ले लो कोई भी वैल्यू, जैसे y की जगह मैं मान लीजिए 5 रख दूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो और 5 यहाँ है भी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो मैंने रखा y बराबर 5 रखने पर तो x इक्वल टू में 5 माइनस 4 बराबर में 1। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ये y मैंने 5 रखा था तो ये 1 आ गया। आप कुछ भी रख सकते हो इसमें, 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते हो। ये सब बच्चों का एक मान आना जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू समान आनी चाहिए। अब हम इनको ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ग्राफ को एक अच्छे से समझना, मैं ग्राफ को पहले आपको प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी सी ग्राफ पढ़ने पर। तो देखो आप यहाँ से इस तरह से लेना आप कि ये ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना कि पेंसिल की नोक होनी चाहिए, वो बारीक होनी चाहिए, जिससे ग्राफ में एक्यूरेसी आ सके। और ग्राफ में पेपर में देख लेना कितने क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के। यदि एक क्वेश्चन ही है ना तो आप बीचों बीच लेना ना, आप क्यों कंजूसी करते हो। या इस तरह से जो 36 लाइन खींचोगे, ये तो x एक्सिस है, और उर्दू लाइन होती है जो y एक्सिस होती है। तो इसमें जहाँ कटते हैं दोनों लाइन, उसको ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोलते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। यहाँ x लिखो, यहाँ x डैश लिखो, x डैश लिख देंगे, और यहाँ हम y लिख देंगे, और यहाँ y डैश नहीं, सॉरी, हाँ सही है, y डैश लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कुछ 2-4 पॉइंट लेकर सिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से इनको दर्शाते हैं। तो देखो आप, एक मिनट मेरा काम थोड़ा सा इस तरह से, ये देखो, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा और समझो अभी ग्राफ के बारे में। ये प्लेन है, इसको हमने एक 36 लाइन खींची और एक 90 डिग्री पर उर्दू लाइन खींच दिया, तो वो पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट दिया इसने। तो इनको चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहले नंबर के अंदर पहला चतुर्थांश, उसमें x भी पॉजिटिव आता है और y भी पॉजिटिव आता है। इस तरह से ये क्रमिक युग्म होते हैं, पहले x होता है फिर y होता है। दूसरे में x माइनस होता है और y प्लस में होता है। तीसरे में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। और चौथे में x प्लस होता है और y माइनस से होता है। समझ गए होगे आप।
अच्छा, अब मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको नंबर्स। मान लीजिए मैंने 3,4 ले लिया, तो कहने का मतलब मैंने ये फर्स्ट नंबर होता है जो x होता है और ये सेकंड नंबर होता है y होता है, ये करमिति क्रम है। तो x पर 3 लेंगे, y 4। देखो x एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है। तो x एक्सिस पर 3 गिनो आप। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 2 3 4। एक बात। दूसरी बात, यदि प्लस का है तो दाहिनी ओर जाएंगे और माइनस है तो बाईं ओर जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ प्लस का 3 था तो 1 2 3। अब यहाँ कुछ नहीं करना है अपने को, केवल खड़े होना है। उसके बाद में y की वैल्यू देखनी है। y प्लस का है तो ऊपर चले जाओ और माइनस का है तो नीचे जाओ। देखो इतना बेस्ट कोई नहीं समझाएगा, आप ध्यान दो। y प्लस है तो ऊपर चले जाओ और माइनस है तो नीचे आ जाओ। तो यहाँ प्लस का है y 4, तो यहाँ 1 2 3 4 ये दे दो। ये इस पॉइंट का नाम a डाल दो या कुछ भी नाम दे लो XYZ, और इसमें लिख दो 3,4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। अच्छा, दूसरा मैं इन्हीं में से यहाँ x को माइनस कर देता हूँ और ये प्लस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ मूल बिंदु पर आओ आप, मूल बिंदु पर, और x प्लस है तो दाहिनी ओर, माइनस है तो बाईं ओर। तो यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ 1 2 3। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अब y देखेंगे, प्लस की है माइनस की है। तो प्लस है तो ऊपर चले जाओ और माइनस है तो नीचे आ जाओ। तो प्लस के 4 है तो यहाँ 1 2 3 और 4। यहाँ कोई पॉइंट नाम डाल दो, b नाम डाल दो और कोऑर्डिनेट लिख दो -3,4। यानी पहला नंबर होता है जो x का होता है, दूसरा y का होता है। इसी प्रकार से मैं दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ। -3 ले लिया मैंने मान लीजिए, और माइनस का ही 4 ले लिया। तो x भी माइनस का और y माइनस का। तो देखो यहाँ मूल बिंदु पर आओ, यहाँ x माइनस है तो बाईं ओर जाओ, 1 2 3 यहाँ आ गए। अब y प्लस है तो ऊपर जाते हैं, माइनस है तो नीचे आते हैं। माइनस के 4 है तो यहाँ 1 2 3 4 ये आ जाएगा ये। तो कितने आ गए, माइनस का 3 माइनस का 4। और इस तरह से प्लस का 3 और माइनस का 4 ये दर्शाना हो ग्राफ के अंदर अपने को। छोटी क्लासों में आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, फिर भी देखते हैं। x प्लस का है तो यहाँ दाहिनी तरफ चल जाओ 1 2 3, और y माइनस का है तो नीचे उतर जाओ 1 2 3 और 4। यहाँ कोई पॉइंट लग दो आप, यहाँ d लिख दो जैसे भी, या c लिख दिया तो, और यहाँ लिख दो आप क्या, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है। तो ये मैंने आपको ग्राफ पर प्लॉट करना यानी दर्शाना सिखा दिया आपको। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं, इस तरह से हम चलते हैं। प्लस होता है तो दाईं तरफ और माइनस होता है तो बाईं तरफ। y में प्लस होता है तो ऊपर चढ़ते हैं, माइनस होता है तो नीचे आते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन अभी बनाया है हमने, इसको हम ग्राफ पर किस तरह से दिखाएंगे। देखिए अब आप कुछ ग्राफ के पेज ले लेते हैं। चलो ले लिया हमने, तो ये देखो, ये तो बिंदु सिखाए थे मैंने केवल बेसिक तौर पर। अब किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर दर्शाते हैं किस तरह से। तो हम यहाँ से देखो ग्राफ में ये जो आप कॉलम बनाते हो ना, ये टेबल बनाते हो, इसमें भी देख लिया करो कि बड़े से बड़ी वैल्यू क्या है। तो बड़े से बड़ी वैल्यू 6 है। तो यहाँ आप इस तरह से इसको बीचों बीच ले लो इसको, और ये काट दो इसको x एक्सिस। ये आप पेंसिल से खींचोगे, पेन से नहीं खींचोगे। मैं आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ ताकि इसमें आपको दिखाई भी दे जाए कैमरे से, अदरवाइज तो ये पेंसिल से थोड़ा दिखेगा कम। यहाँ तो ये आ गया, ये देखो मूल बिंदु है। इसके निर्देशांक बताओ, 0,0 होता है। या ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। इस तरह से दिखा देंगे। अच्छा, अब जो पॉइंट लेने थे हमको, उनको ग्राफ पर दर्शाना है, वो लिखो आप। और यहाँ पैमाना, चाहे तो इस कोने में लिख दो, चाहे इसमें लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो। पेंसिल से लिखना साफ साफ है। यहाँ लिखना पैमाना, पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और y अक्ष पर भी, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। यदि कुछ आंकड़े बड़े होते हैं, जैसे x बराबर के यहाँ 100 ले लिया मान लिया x अक्ष पर, तो 100 को कैसे दिखाएंगे, 100 खाने कहाँ से लाएंगे हम। तो हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मानेंगे, 10 इकाई मानेंगे। तो 10 खाने के अंदर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरह से हम पैमाना लेते हैं। दूसरा, अब ग्राफ पर प्लॉट करो। देखो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास में, पहले नंबर पर पॉइंट था हमारे पास में 5,5। तो यहाँ से हम 5,5 दिखाएंगे। तो ये देखो यहाँ से 5, तो x एक्सिस पर 5 जाओ, 1 2 3 4 5, और 5 ऊपर चढ़ जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा। इसको नाम a दे दो और यहाँ लिख दो 5,5। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास में, ये था हमारे पास 6,4। तो x एक्सिस पर 6 आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया। अब 4 चढ़ो ऊपर,
तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया 4। यहाँ बी नाम दे दो कोई इसका और यहाँ लिख दो 6,4। अच्छा, अब इस पर 2 पॉइंट मिल गए। हम इसको स्केल की सहायता से सीधा ग्राफ खींच दो आप। तो स्केल की सहायता से हम बहुत ही केयरफुल्ली हम इसका ग्राफ पे काटेंगे। तो किस तरह से कटेगा ये देखना। ये एक्स इस तरह से है यहाँ, और पेंसिल का यूज लोगे, नोक बारीक रखोगे ना तो आपके काम में एकदम एक्यूरेसी आएगी, एकदम एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेट आएंगे आपका आंसर। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया, ये इस तरह से या जूम कर लिया। ये एक बात। दूसरी बात, या तो इसके ऊपर इस तरह से लिख दो या यहाँ एरो लगा करके, और ये रेखा खींची है ना जो कौन सी समीकरण की रेखा थी। तो हमारे पास जो समीकरण थी ना वो x + y = 10 थी। तो ये पहचान हो जाएगी कि इस समीकरण की रेखा है ये। अब हम जो दूसरी रेखा है उसको दर्शाते हैं। तो दूसरे के क्या क्या बिंदु थे हमारे पास में थे, 0 पर 4 था। एक तो ये 0 है और 0 पर 4 जाओ, 1 2 3 4 यहाँ ले लो आप, मान लीजिए सी पॉइंट ले लो और 0 पर 4 ले लो। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास में, दूसरा पॉइंट था कि 1 पर 5, 1 पर 5, तो 1 पर आ जाओ यहाँ, 1 पर, और 1 पर 5 करो, 1 2 3 4 5 ये आ गया ये। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ इनको हम मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिल जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से। तो सावधान से पेंसिल की नोक, बार बार कह रहा हूँ, पेंसिल की नोक बारीक रखोगे और ये स्केल से सावधानी से सीधी लाइन खींच दोगे इस तरह से, ये सीधी लाइन इस तरह से है। अच्छा, दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर कटती है ना उसका नाम P वगैरह दे दो और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख लेना, ये आंसर है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या था, ग्राफ समीकरण का नाम था x - y = -4। इस तरह से लिख दो या एरो बना के लिख दो, समझ गए ना। ये सारा काम पेंसिल से करना है आपको। नेक्स्ट, अब ये क्रॉसिंग पॉइंट है ना, ये हमारा आंसर है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये कैसे निकालते हैं हम, इस पॉइंट को x एक्सिस से मिला दो और y एक्सिस से मिला दो। तो देखो x एक्सिस से मिलाओगे तो ये आ जाएगा, x एक्सिस से मिलाते हैं ना तो y की वैल्यू आती है, ये भी ध्यान रखना आप। और y एक्सिस से मिलाते हैं तो x की वैल्यू आती है। देखो मैं समझाऊंगा आपको, 1 मिनट। ये देखो ये y एक्सिस था, इस y एक्सिस से मिलाया हमें, तो देखो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। नीचे देखो आयत हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ से ये x एक्सिस का है, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। देखो 1 2 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और y देखो, y की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ भी दिखा देना पेंसिल से इसको, इसके ग्राफ के ऊपर भी दिखा देना और यहाँ भी दिखा देना इसको। ग्राफ से हमने सोल्व किया था तो हमारा क्या आंसर आया था, यहाँ से दिखा देना इसको कि हमने इसको जो सोल्व किया। तो हल करने पर, ग्राफ ही हल करने पर, ग्राफ ये हल करने पर x बराबर हमारे पास में 3 आया है और y = हमारे पास में 7 आया। अब x क्या था, लड़कों की संख्या। तो नीचे लिखना, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, नीचे लाइन लिखना। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 है ये। तो हमसे प्रश्न में कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो देखो 4 ज़्यादा है कि नहीं है। एक बात, दोनों का योग है ना, दोनों का योग है वो 10 बता रखा है, क्लास में 10 बच्चे, तो दोनों को जोड़ दो 10 आ रहे हैं। तो हर तरह से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कम समझे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम और उसको पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद में अच्छे समझ में बैठ जाएगा। ये देखो आप, क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं, पढ़ता हूं मैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात की। तो हम देखो, हमको जैसे कोई पेन लेना हो, पेंसिल लेना हो, तो सब्जी लेनी हो, कुछ भी ले, जब तक 1 का यानी इकाई का पता नहीं होगा ना, जैसे कोई भी सब्जी लेते हैं तो 1 किलो का पता नहीं होगा तो हम तो पेमेंट नहीं कर सकते उसको, है ना। कोई किताब लेनी है तो एक किताब का मूल्य नहीं पता होगा ना, जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर सकते। तो हम मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य है जो x रुपये है और एक कलम है उसका मूल्य y रुपये है। ये हमने अजूम कर लिया।
अब 5 पेंसिल होंगी तो 5 से गुणा कर देंगे इसको, 6 पेंसिल होंगी तो 6 से गुणा कर देंगे। और अब चलो उसमें देखो 2 शर्त बन गई। पहली शर्त में क्या कह रहा था, 5 पेंसिल, तो 5 से गुणा करो यहाँ, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में 7 कलम, तो ये 7 है तो 7 से गुणा कर दो यहाँ 7y, और इनका मिला करके रुपए दे रहा है वो 50 रुपये दे रहा है। दूसरे नंबर पर दूसरी कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल, तो 7 से गुणा करो उसको, तो 7x हो गया, प्लस में ये कलम कितनी है, कलम है 5, तो 5y हो गया, और इसका जो समेसन है टोटल है वो कितना है 46 है। तो ये हमने जो समीकरण बनवाना चाह रहा था ना उस हमसे, तो हमने ये समीकरण बना दी। अब क्या करें, ये डायरेक्ट विलोपन विधि से या एल्जेब्रिक मेथड से नहीं पूछा, उसने कहा ग्राफ ये विधि से हल करो, तो हम इनका ग्राफ के लिए 2-2 पॉइंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 2-2 पॉइंट निकालेंगे। तो ग्राफ है स्केल से आप अच्छे से खींचना, मैं चल रफ्त काम कर दूँ चाहे कैसे भी करूँ, लेकिन आप स्केल से लाइन अच्छे से खींचना, सुंदर लाइन खींचना आप, और इस तरह से लाइन खींचो, इसमें इस तरह से ये लाइन खींचो ये, और मिनिमम 2-2 पॉइंट निकालो। और यदि क्वेश्चन ज़्यादा इजी है तो आप 3 भी निकाल सकते हो, जब और कुछ हार्ड है तो 3 के चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसमें हमको 2 ही पॉइंटों की ज़रूरत होती है। आगे तो कितने भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं वो सारे उस लाइन के ऊपर ही आएंगे। ये देखो इस तरह से हम यहाँ से ये x और ये y और एक पॉइंट यहाँ निकाल लेंगे, और यहाँ x और ये y और एक पॉइंट यहाँ निकालेंगे, एक यहाँ निकालेंगे, 2-2 पॉइंट हम इसमें निकाल लेंगे। तो देखो इसको इस तरह से करो, देखो रफ काम के अंदर थोड़ा सा मैं, हाँ देखो इस तरह से ले लो, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, जैसे इस 7y को एजिट रखो और इसको इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा ना, 50 माइनस में 5x हो जाएगा। अब ये 7 गुणा में है तो बटा में दे दो, तो ये क्या बन गया इसका, ये इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी, और कुछ नहीं है। तो y बराबर में 50 माइनस में 5x, और अपॉन के अंदर कितना हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ तक 7 है, ये 7। इसी प्रकार से इसमें जैसे 5y को इधर रखोगे तो ये 7x उधर चल जाएगा, तो यहाँ से क्या है 46 माइनस में 7x, और इधर 5y था तो यहाँ 5y और 5 है जो मल्टीप्लाई में है जो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आगे कैलकुलेशन। अब हम ऐसे नंबर लो, जैसे 7 का पहाड़ा आपकी याद है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, जो 7 से इजीली कट जाए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस, यहाँ 5 से इजीली कट जाए, तो ऐसे नंबर लेने हैं हमको जिससे हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ रफ में कर देख सकते हो आप, रफ काम में यहाँ जैसे 1 रखोगे, 1 रखेंगे तो ये देखो 45 बचते हैं, 45 में भाग नहीं जा रहा, छोड़ दो। 2 रखो, 2 रखने पर ये 40 हो रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा। 3 रखो, 3 रखने के बाद में ये 35 बच रहे हैं, कितना बच रहा है 35, 35 इससे काट रहा है, तो मैं ये x की जगह 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू में 50 माइनस 5 गुणा 3 अपॉन में 7, तो ये क्या हो गया 50 माइनस में 15 बटा में 7, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 बटा में 7 काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक आंसर तो हमने ये निकाल लिया, कितना निकाल लिया हमने, 3 के ऊपर हमने 5 निकाल लिया, एक आंसर तो ये निकाल लिया। और दूसरा और भी कुछ भी ले लो, जैसे x बराबर मान लीजिए मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, तो 10 को इससे गुणा करेंगे तो 50 हो जाएंगे, 50 माइनस 50 तो 0 आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। जैसे मान लिया x बराबर मैंने 10 ले लिया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ y इक्वल टू में 50 माइनस 5 गुणा में 10 और अपॉन में 7, तो ये 50 माइनस 50 अपॉन में 7, तो यहाँ 0 बटा 7, तो काटेंगे तो 0 आ गया, तो दूसरा आंसर पॉइंट ये आ गया। बहुत 2 पॉइंट हमारे पास में काफ़ी हैं। अच्छा नेक्स्ट इसमें चलिए, अब आप इसके अंदर वही हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ 1 रख के देखो, 1 रखने पर ये जो बचता है जो 5 से कट रहा है, क्या देखो 39 बचेंगे, नहीं कटेगा। 2 रखो, 14 रखो तो भी नहीं कटेगा। 3 रखो, तो 3 रखने पर 5 3 7 21, तो 46 में से 21 घटाएंगे 5, तो ये कट जाएगा। तो देखो x बराबर मैं 3 रख रहा हूँ, x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में 46 माइनस 7 गुणा 3 रखूँगा तो 21 हो जाएगा अपॉन में 5, इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बटेगा, अपॉन में 5 काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की जगह मैंने 3 रखा था, 3 रख दो यहाँ, तो y की जगह 5 आ जाएगा। एक तो ये आ गया। एक वैल्यू और निकालो, 3 के चक्करों में मत पड़ना, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर 3 के चक्करों में मत पड़ना, एक वैल्यू और निकालेंगे। तो हम अब चेक करेंगे, प्लस का है जरूरी नहीं है, माइनस का रख के भी देख सकते हैं हम। तो देखो
माइनस का रखता हूँ, जैसे मान लीजिए माइनस का 1 रखूँगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, 7 और ये कितने 53 हो गए, नहीं भाग जा रहा, 2 रखो तो 7 दूनी 14, तो इससे काम बन जाएगा। तो x इक्वल टू -2 रखो, देखो तो यहाँ रखो x बराबर -2 रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर में 46 और माइनस में 7 और माइनस का 2 अपॉन में यहाँ 5, तो देखो 7 दूनी 14 प्लस के होगी, तो यहाँ 46 प्लस में 14 अपॉन में 5, ये इस तरह से कर दिया। अब इनको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, ये 10 और ये 5 एक 6 अपॉन में 5, यानी 60 हो गए, काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दूसरा आंसर कितना आ गया, 12। बस ज़्यादा के चक्करों में मत पड़ो इसमें। अच्छा अब देखो इसमें यहाँ आस्थात ये भी देख लिया करो। अब इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 12 है इसमें, बड़ी से बड़ी, यानी y एक्सिस, और वो भी प्लस की है, y एक्सिस पर 12 कॉलम होने चाहिए यदि एक एक सेमी का लेते हो तो, अदरवाइज आपको पैमाना लेना पड़ेगा कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानना पड़ेगा। तो अब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ग्राफ क्या है, कहीं है कि नहीं ग्राफ इसमें, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 और x की जगह 10 2 4 6 8 नहीं है, तो दूसरा ग्राफ हमको एक लेना पड़ेगा। देखो ये मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये देखो ये कर दिया ये लो। तो इस तरह से लो आप कि y एक्सिस पर प्लस का था ना, प्लस का वो 10 था, 12 था, तो y पर तो जैसे नीचे कम रख दो, ऊपर ज़्यादा रख दो, मान वैल्यू रख दो। तो यहाँ इस तरह से ले लिया तो 12 हो जाएंगे। देखो आप देखा यहाँ 2 4 6 8 10 और 12 हो रहे हैं, तो एक और ले लो, ये लो, ये ले, ये ले लिया। तो एक तो इसको मिला दो। आप किससे करोगे बताओ मेरे को, अभी बताया था मैंने, पेंसिल से करोगे। किससे करोगे, पेंसिल से करोगे, ये पेंसिल से। दूसरा अब एक्स एक्सिस पे प्लस के 10 बटा था यहाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कम 10 कॉलम आ जाए। तो इधर कम रख दो आप, इधर पॉजिटिव है 10 थे तो 10 ज़्यादा रख दो आप इसमें। ये थोड़ा बड़ा बना दो इसको, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट ये। अब देखो इसको क्या बताया था मैंने आपको, ये x है, ये x डैश है, ये y है ऊपर, ये y डैश है, ये मूल बिंदु O है। अब हम बिंदु यहाँ प्लस के नंबर जाएंगे x में, इधर माइनस के जाएंगे, इधर y में प्लस के जाएंगे, इधर माइनस के जाएंगे। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब चलते हैं पॉइंटों पर। देखो पहला 3 पर 5 है, x बराबर 3 पर 5 है, ये देखो 3 पर 5, तो मैं x पर 3 जाऊँगा, प्लस का है तो 1 2 3 ये आ गया। अब y प्लस का 5 है तो ऊपर चल जाऊँ, 1 2 3 4 5 ये आ गया। तो इसको ए पॉइंट नाम दे करके और 3,5 लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरा देखो, दूसरा में है 10 पर 0, तो x एक्सिस पर 10 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पूरा ही पूरा 10 हुआ है। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है कोई बात नहीं। इसका नाम b दे दो और 10 पर 0 लिख दो, ये लो। अब 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से। तो इसको हम मिलाते हैं यहाँ, ये देखो ये मिल गया, ये सीधा मिलाना ग्राफ, थोड़ा सा प्रैक्टिस ये करना, ये इस तरह से ये पेंसिल से लोगे, बारीक पेंसिल लोगे तो एक्यूरेसी आएगी आपकी ये। अच्छा इतना काम करने के बाद में इस जो रेखा खींची है इसका नाम लिख दो कि ये कौन से समीकरण की रेखा है। तो वो समीकरण थी हमारे पास में 5x प्लस में 7y बराबर में 50, तो यहाँ लिख दो 5x प्लस में 7y बराबर में 50 का ग्राफ है ये। अच्छा दूसरा ग्राफ दर्शाओ, दूसरे में क्या है देखो 7x प्लस 5y, देखो 3 पर 5 है, तो 3 पर 5 तो एक तो वही पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5, एक पॉइंट तो ये कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा -2 पर 12, -2 देखो x का -2 है तो प्लस का इधर और माइनस का इधर, 1 और 2 या 2 आ गया। अब -2 पर 12 पूछ रहा है, वो कितना कह रहा है, -2 पर कितना कह रहा है वो, -2 पर प्लस का 12, ठीक है। तो -2 ये है और प्लस का 12, प्लस के 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ जाएगा ग्राफ, यहाँ जाएगा ये देखो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो ये आ गया, ये -2 पर 12 है, -2 पर 12, तो यहाँ लिख दो आप, इसका नाम थे ए दे दिया था, बी दे दिया था, सी नाम दे दो, सी नाम, और यहाँ लिखो -2 पर 12। अब 2 पॉइंट इसके हो गए, एक तो ये पॉइंट हुआ था अपने 3,5 और ये हुआ था। अब इनको ज्वाइन कर दो, अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दो कितने भी, तो ये देखो ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया,
तो ये कॉमन पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट पर ही कटेंगे, तो निश्चित सी बात है। अब दोनों ग्राफ, दोनों रेखा, इसका नाम लिखो पहले, क्या नाम है इसका। इस ग्राफ का नाम था कि 7x प्लस में 5y, 7x प्लस में 5y बराबर में कितना था हमारे पास में, शायद 46 था मेरे विचार से, 46। यहाँ पैमाना दिखाओ, कहीं भी ऊपर दिखा दो नीचे दिखा दो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो यहाँ पैमाना लिखना, पैमाना कि x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिखना, ऐसे इसके नंबर है होते हैं अलग से। और यहाँ y अक्ष पर 1 सेमी बराबर में 1 इकाई, हमने 1 इकाई माना है, बड़ी नहीं ली वैल्यू। अच्छा, अब ये क्रॉसिंग पॉइंट है ना, ये हमारा आंसर है। इसको नाम, जैसे मान ली ए नाम है या तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको x अक्ष से मिला दूँ ये, और y अक्ष से, हम y अक्ष से मिला रहे हैं तो y अक्ष से मिला रहे हैं तो हमको x की वैल्यू मिलती है, और x अक्ष से मिला रहे हैं यहाँ देखो ये, तो हमको y की वैल्यू मिलती है। तो देखो यहाँ से देखो ये मिला दिया। अब देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया, यानी ये आयत हो गया, ये बराबर है तो, और x ये, और ये देखो x ये है, तो ये डिस्टेंस 3 थी तो ये भी 3 है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और y की वैल्यू देखो, गणो यहाँ 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ भी दिखा दो पेंसिल से। और इसके ऊपर जो मेन क्वेश्चन था ना, यहाँ भी लिखना कि ग्राफ को हल करने पर, क्या लिखेंगे, ग्राफीय हल करने पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है, और y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, 5 है। तो यहाँ लिखना नीचे दोबारा लाइन में, अतः x को समान था पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य है जो 3 रुपये है, और एक जो कलम है उसका मूल्य कितना है, 5 रुपये है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी। चलिए, कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रुक करते हैं हम। बाकी ये क्वेश्चन तो आपने अच्छे से, हमने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है, बुक है कहीं यहाँ, देखो ये रहा, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म रैखिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती है। यानी 3 बातों में पूछा हमसे। एक तो क्या पूछा हमसे, एक तो प्रतिच्छेद पूछा है। प्रतिच्छेद बताया था मैंने आपको, प्रतिच्छेद ऐसे होगा, एक यानी संपाती होता है, एक लाइन दूसरे लाइन पर संपाती होता है, और एक होता है कोई हल नहीं, तो समांतर होता है, ये समांतर। ये 3 पॉइंटों में जवाब देना है आपको। अच्छा, तो हम देखो ये बताया था, ये A1 है और ये A2 है, तो A1/A2 छांटो, A1/A2 कितना है भाई, 5/7 है। दूसरा B1/B2 छांटो, कोमा लगा के B1/B2 छांटो, ये कितना है, -4/6, काटोगे 2/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है C1/C2, ये है प्लस का 8/- का 9। फर्स्ट दोनों ही देखो इतना ही, यदि दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों दिखाओ, आप इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि A1/A2 नोट इक्वल है B1/B2 के, तो जहाँ अभी 3 केस बताए थे मैंने कि A1/A2 B1/B2 नोट इक्वल होते हैं, तो ग्राफ क्या करते हैं, रेखाएं जो होती हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट है देखो A1/A2 छांटो, A1/A2 तो 9/18, काटेंगे तो 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लो B1/B2, ये काटेंगे तो 3/6, काटेंगे तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, ये भी ठीक है। तीसरा है ये 12/C1/C2, ये 12/24, काटेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा। तो देखो तीनों ही केसों में समान वैल्यू मिल रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के बराबर है, अतः जो रेखाएं हैं ना वो क्या होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। हमको 3 पॉइंटों में पूछा है कि प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं या कोई हल नहीं है उनका, तो समांतर है क्या, ये है ना, या समांतर है, तो ये संपाती होगी, संपाती है, ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे में A1/A2 छांटो, तो A1/A2, तो यहाँ A1/A2 तो कितना है, 6/2
2, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, 3/1 लिख सकते हैं, बात एक ही है, 2 से काटेंगे तो। दूसरा b1/b2, तो यहाँ -3/-1 है, काटेंगे तो वही 3/1 हो जाएगा, कट गए नहीं ये, अच्छा। तीसरा है c1/c2, तो ये क्या है 10/9, न कट रहे हैं न पिट रहे हैं, तो दोनों बराबर आ गए ये, और ये बराबर नहीं, तो ऐसे केस में क्या हो गए, चूंकि इस लिखोगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है क्या c1/c2, अतः जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं होंगी, वो समांतर रेखाएं होंगी। मैंने समझाया था बेसिक में आपको, कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे से विदा ले चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर रुख करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कई क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास में, और हम इसमें क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या है, देखिए क्वेश्चन 3 के अंदर है, पढ़ता हूं मैं, अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। मैंने आपको बेसिक में समझाया था, देखो आपको ये बताया था, देखो ये दोबारा से देख लेता हूँ कि यदि संगत का मतलब है यदि कोई हल निकलता है तो वो संगत होती है, यदि कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत होती है। तो इस केस में केवल असंगत होगी, बाकी दोनों केसों में संगत हो जाएगी। हमको संगत और असंगत बताना है केवल। तो देखो अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला में देखो साहब क्या है, फर्स्ट में a1/a2, तो a1/a2 कितना है भाई 3/2 है, कॉमा b1/b2 ये कितना है भाई 2/-3, और इसको मानक रूप में भी लिख लेना, या c1 c2 की जरूरत भी नहीं है कि दोनों इक्वल आगे, लेकिन मानक रूप में लिखोगे ना तो इसको माइनस ऐसे ले लोगे मानक रूप में, इस तरह से 3x प्लस में 2y माइनस का 5 इक्वल टू में 0, या 2x माइनस में 3y और माइनस का 7 इक्वल टू में 0। तो c1/c2 छांटोगे आप, तो माइनस का 5 माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया तो 5/7 आ गया। लेकिन फर्स्ट दोनों केस ही देखो इक्वल नहीं मिले, तो दोनों a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या होता है अद्वितीय हल होता है। आपको बताया था मैं अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल है तो ये कैसा हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। कोई ना कोई हल निकलता है उसको संगत बोलते हैं, जिसका कोई हल नहीं निकलता है उसको असंगत। तो इसको मानक रूप में लिखो पहले इसको, तो 2x माइनस में 3y और माइनस में 8 बराबर 0, यहाँ से लिखेंगे हम 4x माइनस में 6y माइनस में 9 बराबर में 0। अब क्या करते हैं हम a1/a2 छांटते हैं, a1/a2 छांटो, कितना है भाई 2/4, काटेंगे तो 1/2, कॉमा लगाओ। b1/b2 छांटो, तो ये कितना आ जाएगा -3/-6, काटेंगे तो वही 1/2 आ जाएगा। और तीसरे पर c1/c2 छांटो, यहाँ माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस से माइनस कटेगा तो 8/9। देखो ये दोनों के समान है, ये समान नहीं है, तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1 c2 होता है, तो वो समांतर होती हैं, और समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता है तो वो कैसी होती हैं, असंगत होती हैं। दिमाग में बैठ गया होगा, असंगत होती हैं, मैंने बेसिक में आपको खूब अच्छे समझाया था। नेक्स्ट है, ये है देखो, हम चाहें तो इसमें एलसीएम लेकर के और इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं हम यहाँ से, यानी जिसका हार है उसको खत्म कर दो। देखो 6 एलसीएम लोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 9x हो गया, और ये 10y हो गया, और 6 बचा एलसीएम, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 42 हो जाएंगे, 42। मानक रूप में लिखोगे तो यहाँ 9x माइनस में 10y माइनस में 14 बराबर 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस में 10 प्लस में 10y और माइनस में 42 बराबर 0। अब हम a1/a2 छांटते हैं, यहाँ ले लो a1/a2, कितना है a1 ये है और a2 ये है, तो 9/9, 9/9। दूसरा क्वेश्चन के अंदर है 9/9 आ रहे हैं, तो यहाँ 1 आ गया हमारे पास में, तो 9/9। तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन 9/9। तो और दूसरा में है ये कि यानी 1/1 लिख दो या 1 लिख दो, बात एक ही है। यहाँ b1/b2, तो यहाँ भी माइनस का 10 है और यहाँ कितना है प्लस का 10 है, प्लस का 10, तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 1/1 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है देखो। तो और अब सी विशेष निकालने की जरूरत नहीं होती, इसको निकालना चाहो तो निकाल भी लो, लेकिन a1/a2 b1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के,
तो ये से क्या होता है, यह अद्वितीय हल होता है, ग्राफ प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसको हम संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? संगत बोलते हैं। आपको अच्छे से समझाया था मैंने, तो ये संगत होगी तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरे चौथे में देखो, चौथे में क्या है, इसको मानक रूप में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा 5x माइनस में 3y माइनस में 11 बराबर 0। और यहाँ से क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिखेंगे माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस के 22 बराबर 0। अब a1/a2 छांटो, यहाँ से a1/a2 तो बराबर में 5 बटा माइनस का 10 काटेंगे तो माइनस का 1/2 हो गया, कोमा b1/b2 तो काटेंगे तो माइनस का 3/6 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया। और c1/c2 छांटो, c1/c2 तो क्या माइनस का 11 बटा माइनस 2 तो काटेंगे तो माइनस का 1/2। ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसके तो अनेक हल होते हैं ना। अनेक हल होने को अगर बताया था मैंने आपको, तो ये कैसे हो जाता है? संगत होता है। यानी लिखना आप चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो यह संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और बचते हैं क्वेश्चन मेरे विचार से भी। इसका 5th नंबर पर है, देखो क्या है। 5th है 4/3, 4 कर दिए ना हमने, हाँ ठीक है। तो इसका है 4/3x प्लस में 2y और इक्वल टू में 8, और यहाँ 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में 12 ये है। अब हम चाहें, पहले चाहें इसको मानक रूप में तो लिख लो, यहाँ 4/3x प्लस में 2y और माइनस का 8 बराबर में 0। यहाँ से 2x और प्लस का 3y और माइनस का 12 बराबर में 0। अब a1/a2 छाटो, या भिन्न मिटाने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएंगे, देखना अब आप, है ना। यहाँ a1/a2 तो ये कितना हो गया 4/3, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भी 1 मान लो आप, यहाँ तो इसको काटोगे तो कैसे कटेंगे ये, तो 4 × 1/3 × 2, तो ये देखो 2 बार कट गया तो 2/3 आ गया। कितना आ गया? 2/3 आ गया इसका आंसर। अच्छा, अब सेकंड लो b1/b2, तो यहाँ से b1/b2 2/3 ही है, 2/3। अब यहाँ c1/c2 लो, तो ये कितना है माइनस का 8 बटा माइनस का 12, 4 से काटेंगे, माइनस से माइनस कटे, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, अनेक हल होते थे कि नहीं होते थे? तो अनेक हल होते थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संगत आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे, बेसिक में भी अच्छा समझाया था मैंने। संगत किसको कहते हैं? जिनका कोई हल होता है उसको संगत कहते हैं, जिसका कोई हल ही नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन 4 को रीड कर देता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन 4 में कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करो। तो मैंने अभी आपको बताया था a1/a2 से इनसे छाटेंगे, ये तो संगत वाला हो गया। जिनका हल होता है वो संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है असंगत होता है। यदि ये कह रहा है कि संगत हैं तो उसको ग्राफीय विधि से हल भी करो। तो देखो ग्राफ का सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। इसको मानक रूप में लिख लो पहले। तो यहाँ x प्लस में y बराबर माइनस में 5 बराबर में 0, और 2 नंबर पर है 2x और प्लस में 2y और माइनस में कितना 10 बराबर में 0। तो यहाँ से a1/a2 छांटो, a1/a2 तो कितना आ रहा है 1/2। यहाँ से b1/b2 छांटो, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। और यहाँ से c1/c2 छांटो, तो -5 का 10 तो काटेंगे तो 1/2 आ गया। तीनों केस बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बराबर है, अतः यह युग्म है जो कैसे हैं, ये संगत है। इनके हल निकल रहे हैं अनेक, तो ये संगत युग्म हो जाएंगे, संगत हो जाएगा। अब वो कह रहा है संगत है तो ग्राफ ही विधि से हल भी करो। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको दो पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। हम बताया था आपको कि x प्लस वाई बराबर में 5, और यहाँ 2 पॉइंट निकाल लो x y, यहाँ इस तरह से। यहाँ से 2x प्लस में 2y और बराबर में 10, और ये 2 पॉइंट कोई भी निकाल लो आप, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये कि जैसे यहाँ मैं 1 लेता हूँ, मान लो x जगह 1 ले लिया,
तो यहाँ y की जगह देखो ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की जगह 4 आ जाएगा। x जगह मैं 2 ले लिया तो y की जगह 3 आ जाएगा, 2 पॉइंट ये निकाल दिए। अच्छा इसमें देखो x की जगह मान लीजिए 1 लेता हूँ मैं, तो ये उधर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 बज जाएंगे। अच्छा तो काटेंगे तो 2 बज जाए, क्या बचे, 4 बज जाएगा। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि यहाँ इक्वल्स आ रहे हैं तो हम आप चेंज भी कर सकते हो। आप जैसे x की जगह मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ, यहाँ x है ये y है, तो इसको इस तरह से लिख लो 2y बराबर में 10 माइनस 2x। तो y बराबर 10 माइनस 2x समपाती तो दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन फिर भी दो वैल्यू निकाल के दिखा दो। तो x की जगह मान लीजिए मैं 0 रख दूँ, x की जगह क्या रख दूँ, 0 रख दूँ x की, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये y की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब यहाँ x की जगह मैं जैसे मान लीजिए 1 रख देता हूँ, यहाँ x की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ 8 बज जाएंगे, 2 से काटेंगे 4 बज जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 बज जाएगा। तो ये दो पॉइंट निकल गई, और भी ज़्यादा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था कि इस तरह से प्लेन के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये पॉइंट प्लस के हैं तो एक्स एक्सिस पर इधर चले जाओ, माइनस है तो इधर चले जाओ, वाई प्लस का है तो ऊपर चले जाओ, और माइनस है तो नीचे चले जाओ। जहाँ दोनों ग्राफ कटेंगे वो आंसर होता है। तो लेकिन ये तो समपाती हैं, तो एक ही रेखा पर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आएगी, तो यहाँ ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट इसमें सेकंड है, इसका क्या है देखते हैं। सेकंड में, सेकंड को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, मानक रूप में लिख लेता हूँ मैं। क्या है, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट कि x माइनस वाई और माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 3y माइनस में 16 बराबर में 0। तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर में 1/3, यहाँ देखो 1/3 आ रहा है। यहाँ से हम छाटेंगे क्या, b1 अपॉन b2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। देखो माइनस का 1 अपॉन माइनस 3 है, काटेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा। अब c1 अपॉन c2 छाटो, तो यहाँ माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, 4 से काटेंगे, माइनस से माइनस कटेगा तो 2/3 आ गया। तो देखो यहाँ से a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन नोट इक्वल है c1 अपॉन c2, तो ये तो असंगत हो जाएगा। अब बताया था ना समांतर रेखाएं हैं, इसमें कोई हल नहीं होता है, तो इसमें ये असंगत हो जाएगा। तो असंगत को हमको सोल्व नहीं करना है, और संगत होता तो ग्राफ पर दर्शाना था, तो इसको ग्राफ पर भी नहीं दिखाएंगे, यहीं छोड़ देंगे इसको असंगत लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, मानक रूप में पहले दे रखा है, तो हम a1 अपॉन a2 छांटते हैं इसमें, तो यहाँ 2/4 काटेंगे तो 1/2। यहाँ से b1 अपॉन b2 छांटो, तो यहाँ 1/-2 हो गया। देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल नहीं आ रहे, अब तो c1 c2 निकाल लो फॉर्मेलिटी के तौर पर, बट यहाँ से a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो इसका तो अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल वाला क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है, ये बात तो है। अब वो कह रहा है इसको ग्राफीय विधि से हल भी करो, तो ग्राफीय विधि के लिए हम 2-2 पॉइंट निकालेंगे प्रत्येक समीकरण के। प्रत्येक समीकरण के क्या निकालेंगे, 2-2 पॉइंट निकालेंगे हम, जब जाकर के एक्स और वाई यहाँ से देखो, इसका नाम लिखो 2x प्लस में y और -6 लिख कर 0 कर दो, या इक्वल टू में 6 लगा दो, बात एक ही है। यहाँ 4x माइनस में 2y -4 लिख कर 0 लगा दो, या 4 लगा दो, बात एक ही है। अब हमको 2 पॉइंट निकालने कैसे भी, जैसे y इक्वल टू ऐसे लिख लो 6 - 2x लिख दो, तो जैसे मैं x की बराबर 0 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की जगह 1 रख दूँ मैं, यहाँ 1, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से 2-2 पॉइंट निकालना है। ऐसे ही इसमें भी 2 पॉइंट निकाल लोगे आप, जैसे x की जगह मैं 0 रख दूँ मान लो, तो y की जगह कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है कि नहीं। और y की जगह जैसे मान लो मैं 0 रख देता हूँ, तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, तो x की जगह 1 आ जाएगा। इस तरह से कैसे भी, मैं ये नहीं कह, मैंने जो निकाले जो आंसर वो हैं, आप भी निकालो, आपकी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार 2 पॉइंट निकाल दो। और ग्राफ पर मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया था, इस तरह से क्षैतिज लाइन बनाओ, इस पर x और x डैश लिखो, और उर्दू लाइन बनाओ, इस पर y लिखो और y डैश लिखो, यहाँ मूल बिंदु लिखो। अच्छा यहाँ ये पॉजिटिव है तो x एक्सिस इधर आ जाओ, नेगेटिव है तो इधर चले जाओ, y पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाओ, नेगेटिव है तो इधर चले जाओ। जहाँ दोनों ग्राफ कटेंगी उसको x एक्सिस से मिला देना, y एक्सिस से मिला देना, तो आपकी x की और y की वैल्यू आ जाएगी। ये हम खूब प्रैक्टिस करा चुके हैं आपको। नेक्स्ट है फोर्थ, तो देखो यहाँ से a1 अपॉन a2 छाँटो भाई, तो 2/4 काटेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है।
यहाँ B1/B2 छांटो तो यहाँ भी -2/-4 माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 आ गया। दो तो सेम आ गए। 3 देखो C1/C2 इक्वल टू -2/-5 माइनस से माइनस कट गया 2/5। तो देखो यहाँ तो वो केस बन गया ना A1, अब चूंकि लिखना यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः इसका जो हल होगा जो क्या होगा, असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। और असंगत को हमको सोल्व करना नहीं है ग्राफ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ता हूँ, बुक है यहाँ, देखते हैं। देखो माना देखो एक आयताकार बाग है, एक आयताकार क्या है, बाग है, इस तरह से आयत के जैसा ये बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमने क्या है, लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, एक बात। दूसरी बात, उसका अर्ध परिमाप 36 है। कितना है, 36। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग देखो अर्ध परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है, पहले तो लिखो परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप का। तो ये तो पूरा परिमाप है। अब 2 का भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप का क्या सूत्र हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 2 का भाग दे देंगे इसके अंदर तो लंबाई प्लस में चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई हो जाएगा। एक बात तो ये आ गई। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि अर्ध परिमाप है जो 36 है और लंबाई चौड़ाई से इतनी है। तो देखो हम इस तरह से 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखो मान लो लंबाई हमने x मान लिया और चौड़ाई y मान लिया। हम x y ने मान करके, क्योंकि हमको ये तो नहीं कहा उसने कि ग्राफ से दिखाओ इसको, ग्राफ को दिखाएंगे तो 2 समीकरण चाहिए हमको। मैं इस तरह से दूसरी विधि लगाता हूँ। देखो माना इस तरह से, या इससे नहीं बैठेगा तो इससे कर देंगे। माना जो लंबाई है ना वो तो कितनी है, x मान लेते हैं, और जो चौड़ाई है ना वो क्या कह रहा है उसके अंदर, एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो कम वाली को x मानो, तो चौड़ाई को मैं x मान लेता हूँ। मान लो चौड़ाई मान लीजिए उसकी x है और लंबाई है उससे 4 ज़्यादा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ तक। दोबारा देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो चौड़ाई यानी कम कौन सी है, उसको x मानो। कम मैंने x को मान लिया, चौड़ाई को x मान लिया, तो उससे 4 ज़्यादा है तो इसको या मान लिया मैंने x + 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्रश्नानुसार क्या है, लंबाई प्लस में चौड़ाई, और ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप हमको 36 दे रखा है, तो प्रश्नानुसार लंबाई कितनी है हमारे पास, x + 4 है, प्लस में चौड़ाई कितनी है, x है, और ये कितने हैं, अर्ध परिमाप, इन 36 के बराबर है, ये 36 के बराबर है। तो अब यहाँ से 2x बराबर 36 - 4 तो कितना आ गया, 32 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32/2, काटेंगे तो कितनी आ गई, 16 आ गई। तो देखो हमने x क्या माना था, चौड़ाई को माना था, तो हम यहाँ लिख देंगे चौड़ाई बराबर में हमने 16 निकाल ली। 16 जो मीटर है तो मीटर में लिख दो, यहाँ मीटर में। अच्छा, और उसके बाद में उसकी लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लंबाई। तो लंबाई में हम क्या है, x निकाली है तो उससे 4 ज़्यादा थी, तो यहाँ 16 + 4 कर दो तो 20 आ गया। देखो कितना अच्छा मेथड है, ये बेस्ट मेथड है इसमें है। यदि वो कहता है ग्राफ ही विधि से हल करो तो इसकी 2 समीकरण बनाएंगे, इसमें x और y में ही चलना पड़ेगा अपने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 चलते हैं, अपन 6 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 की ओर। तो देखो क्वेश्चन 6 क्या है, एक रैखिक समीकरण है। अच्छा जी, एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस में 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। क्या दे रखी है समीकरण हमको, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0 दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रथम युग्म का ज्यामितीय निरूपण, यानी प्रथम युग्म ये है और एक हमको लिखनी है, तो ऐसी लिखो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करने लग जाएं और रेखाएं प्रतिच्छेद समांतर हो, रेखाएं समपाती हो। तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। आप तो ये केस ध्यान रखना कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। तो आप ये देखो, ये A1 है तो A1 है, तो यहाँ A2 इस तरह से ले लो आप। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3x और प्लस के अंदर 4y और माइनस में यहाँ कुछ भी ले लो आप, जैसे
16 ले लो, कुछ भी ले लो, इक्वल टू 0 ऐसे। देखो अब यहाँ से A1/A2 छाँटेंगे अपन, A1/A2। तो A1/A2 छाँटेंगे, एक रफ कागज़ पर ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ले लेता हूँ मैं कि A1/A2 ले लिया मैंने, A1/A2 2/3, और B1/B2 ले लिया तो ये 3/4। तो देखो दोनों इक्वल नहीं होते हैं ना, मैंने आपको कहा था ना, तो प्रतिच्छेदी करते हैं रेखाएं। थर्ड केस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये है कि दोनों ये वो हैं तो ये प्रतिच्छेदी करेंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, कुछ भी अपना मन से बना सकते थे आप। दूसरा समांतर रेखाएं, समांतर में इन दोनों का रेशो सेम दिखा दो और तीसरा डिफरेंट दिखा दो। तो देखो यहाँ से ये 2x प्लस में 3y माइनस 8 तो दे रखा है, यहाँ से दे दो आप 4x प्लस में 6y और माइनस में यहाँ 10 दे दो। तो देखो यहाँ से A1/A2 कितना है, 2/4 है, काटेंगे तो 1/2, ठीक है। यहाँ से B1/B2 कितना है, यहाँ से 3/6, काटेंगे तो 1/2। देखो दोनों बराबर आ गए। लेकिन यहाँ C1/C2 देखो, C1/C2 कितना है, माइनस का 8 बटा माइनस का 10 है, तो काटेंगे तो 4/5 आ गए, तो ये इक्वल नहीं है। ये क्या केस बन गया, ये समांतर रेखाओं का बन गया। यहाँ लिख देंगे, चूँकि यहाँ 2 नंबर वाला आंसर यहाँ दे देते हैं, 2 नंबर वाला, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नॉट इक्वल C1/C2 के। ये केस ले लिया हमने इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड है संपाती होनी चाहिए, यानी जो रेशो इसमें है वो रेशो इसमें आ जाए। तो देखो यहाँ आपके पास में पहली युग्म क्या था, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू में 0 है। या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, या 3 से कर दो। तो यहाँ 2 से कर रहा हूँ, तो यहाँ 4x ले लो, प्लस में 6y ले लो, माइनस में 16 इक्वल टू 0। देखो A1/A2 निकालोगे, B1/B2 निकालोगे, और C1/C2 नहीं, हाँ संपाति C1/C2 निकालो, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इस केस में तो रेखाएं क्या एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी संपाति होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। और ज़रूरी नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल ली है वही लोगे आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है कि x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0। ये है क्वेश्चन, को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले देखते हैं क्वेश्चन को। 7 समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचो। तो ठीक है, ग्राफ खींच देंगे। उसके बाद एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करो। ठीक है, ये भी कर देंगे। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, तो ये भी करेंगे। अब तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, ग्राफ पर समझाना ज़रूरी है। तो देखो मैं आपके लिए पहले तो ये वैल्यूओं के लेता हूँ। आपके लिए मैं क्या निकालता हूँ, 2 पॉइंट निकालेंगे इनके। ये देखो, ये एक तो एक बना दो, ये एक ये बना दो थोड़ा सा, ये और एक यहाँ से थोड़ी सी इस तरह से। स्केल से आप सुंदर काम करके आना। मैं तो ये समझाने के लिए आपको डायरेक्ट भी ले सका हूँ इसमें, इस तरह से। यहाँ से ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ x है, ये y है, यहाँ 2 पॉइंट यहाँ निकालेंगे, और यहाँ से ये x है, ये y है, और 2 ही पॉइंट हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ग्राफ दर्शाएंगे। तो अब देखो इसमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है वैल्यू कि साहब x माइनस वाई प्लस का 1 लिख दो, इक्वल टू में 0, कोई दिक्कत नहीं। या 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू में 0। अब आप चाहो तो जो रफ काम है वो रफ पर भी कर सकते हो, यहाँ तो एकदम फेयर काम चाहिए, नीट एंड क्लीन। आप कैसे भी 2 वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ से मैं थोड़ी सी डायरेक्ट से बता देता हूँ। यहाँ से इसको x को 0 यानी x को दबा दो आप, तो देखो x को दबा दो। तो यहाँ से x को दबाने का मतलब x की जगह 0 ले लिया मैंने, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी x मैंने 0 लिया है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं y को 0 करता हूँ। मान लीजिए इसको 0 कर दूँ मैं, तो इसको 0 कर दूंगा तो ये x उधर, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। इस तरह से 2 पॉइंट निकाल लिया हमने। अच्छा, यहाँ भी आप निकाल सकते हो। इसको देखो, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12 कर देंगे। तो डायरेक्ट निकालने का ट्रिक्स ये है, देखो इसको दबा दो, इसका मतलब x को 0 कर दिया हमने, और यहाँ इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक वैल्यू आराम से निकल गई। हम 12th में ऐसे ही समझाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट
बाकी 11 10th हम थोड़ा डिटेल से काम कर देते हैं इसमें। 12th में इसको इतना ध्यान नहीं देते हैं किस तरह से निकाला, बस निकाल दिया, पॉइंट बहुत है। अब हम y को 0 कर देते हैं, तो यानी इसको दबा दिया मैंने। इसको दबाने का मतलब मैंने y को 0 कर दिया, तो इसको दबाया है, तो अब इतना इतना बचेगा, इतना इतना, तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। x 4 लिया है तो y 0, और ये 0 लिया है तो 6। अच्छा, अब हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो अब ग्राफ कर कैसे दर्शाएंगे, बहुत ही फेयरली काम करेंगे। 6 तक पॉइंट हैं इसमें, तो 6 तक कौन से ला सकते हैं, देखता हूँ मैं, शायद इसमें आ जाना चाहिए मेरे को। देखो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये ऊपर ही जाएंगे, तो ये इसमें ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर ले लेता हूँ। 6 पॉइंट इसमें आ भी जाएंगे, और यहाँ से मैं इस तरह से ये ले लिया, ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये ले लिया इस तरह से, और पेंसिल है नहीं तो आप पेंसिल से ही करना है, आपको पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें। ये इस तरह से ले लिया ये, और ये एक्स एक्सिस पर है, ये क्षैतिज है, तो एक्स और एक्स डैश, यहाँ वाई और नीचे वाई डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह मूल बिंदु है, आपको अच्छे समझ में बैठ गया होगा यहाँ से, तो मूल बिंदु है। अच्छा, अब ग्राफ पे क्या क्या पॉइंट लिए थे हमने, उसको नोट करो। देखो आप, हमने अभी पॉइंट लिए थे सब 0 पर 1 लिया था, 0 पर क्या लिया था 1, तो देखो 0 यहाँ है और 1 यहाँ है, प्लस का 1 है तो ऊपर जाओ, माइनस है तो नीचे। तो यहाँ ए पॉइंट लिख करके और लिख दो 0, ए लिख करके 0,1 लिख दो, 0,1, यानी एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू 1 थी। यहाँ ब्रैकेट में ये देना, ए को मत लेना, गलती से लग गया ये, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट यहाँ लगा दो फिर इसके बजाय, तो यहाँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट लो। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या था, देखेंगे इसमें क्या पॉइंट है। -1 पर 0 है, तो देखो एक्स प्लस है तो इधर जाएंगे, माइनस है तो इधर आएंगे। -1 पर 0 है, तो यहाँ बी पॉइंट लिख दो, और इसको इस तरह से कर दो, बी कर -1 पर 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसको बढ़ा दो आगे तक, थोड़ा आगे तक बढ़ा दो इसको, ये इस तरह से थोड़ा सीधे लेना इसको, और पेंसिल जितनी बारीक होगी उतनी ही क्लियरिटी आएगी ग्राफ में, उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये इस तरह से आगे। अब ये कौन सी रेखा ग्राफ, उसमें लिख दो आप, क्या रेखा क्या थी हमारे पास में, ये थी कि x - y प्लस में 1 बराबर 0, यानी इसका ग्राफ है। अब चलो दूसरी पर चल दो, तो दूसरी के ऊपर क्या करेंगे अब साहब हम, कि दूसरी के पॉइंट क्या क्या लिए थे अपन ने, वो देखना है। हमने लिया था 0 पर 6 लिया था, और 4 पर 0, तो 0 पर 6 करोगे आप, तो 0 पर 6, 0 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ गया, इसका नाम सी दे दो, और यहाँ 0 पर 6 लिख दो, 0 पर 6, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट ले लिया हमने, कौन सा पॉइंट लेंगे हमने लिया था 4 पर 0, क्या लिया था 4 पर 0, तो 1 2 3 और 4, यहाँ कोई डी पॉइंट लिख दो, और यहाँ 4 पर 0 लिख दो, ऐसे। अब इसको ज्वाइन कर दो, इनको क्या कर देंगे ज्वाइन। समझने की बात अब यहाँ है, इतनी तो नॉर्मल बात थी, आगे तक कोई दिक्कत थी नहीं इसमें, तो यहाँ तक तो नॉर्मल थे, सभी ग्राफों में हम करते आए थे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, देखना वो क्या कह रहा है कि इन शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो कौन से त्रिभुजों को, देखो त्रिभुज एक्स एक्सिस के साथ में तो ये बन रहा है, ये इसका नाम पी दे दो पॉइंट को, और वाई एक्सिस के साथ में ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है नहीं बन रहा है। लेकिन उसने हमसे प्रश्न में क्या कहा है कि एक्स अक्ष और इन से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसका निर्देशांक तो ये है ही अपने पास में 1 - 1,0, इसका निर्देशांक 4,0 है। इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए काउंट करो यहाँ से, देखो x कितना है 1 और 2, तो x तो 2 है, और y कितना है 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3 हो जाएंगे। तो हमने ये ट्राइंगल क्या बनेगी PBD बन गई, PBD नाम दिया अपन ने। तो इसको आप यहाँ भी लिख दो और इसमें भी लिख दो, इसके अंदर भी लिख दो आप त्रिभुज के निर्देशांक। यहाँ लिखोगे एक्स अक्ष तथा रेखाओं से, एक्स अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या थे हमारे पास में। एक तो P था, उसके 2,3 थे। एक त्रिभुज बनी थी, त्रिभुज का नाम लिख दे, बने त्रिभुज नाम है त्रिभुज BPD के निर्देशांक। और B पॉइंट के निर्देशांक कितने थे अपने पास में, B के निर्देशांक -1,0 था, और D के निर्देशांक कितने थे 4,3 था। तो हमने निर्देशांक लिखे हैं। अभी एक काम और बचा हुआ है, उसने ये कहा है कि एक्स अक्ष से और
जो रेखाओं से मिलकर के ग्राफ बना हुआ है उसको छायांकित भी कीजिए। तो छायांकित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल लेनी पड़ेगी और पेंसिल से आपको डॉट 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 नहीं करना है। यहाँ तो डॉट डॉट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केच पेन इस तरह से ही, बाकी आपको इस तरह से करना, सुंदर कलर भरना पेंसिल से, बहुत ही सुंदर। तो ये देखो बहुत ही सुंदर लगेगा, आपको देखने में ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरे में पूरे नंबर दे देगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर टेस्टों में तो टीचर खुश होकर के देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप, मैंने डॉट छायांकित किया है तो आप इसको इस तरह से करना ढंग से, सुंदर तरीके से, है कि नहीं। तो बात समझ गई होगी। ये रेखाएं हैं, ये इस रेखा का नाम भी लिख दिया, इस रेखा का नाम नहीं लिखा हमने, तो इस रेखा का नाम लिखो। क्या नाम है कि रेखा का नाम है 3x प्लस में 2y और बराबर माइनस में 12 बराबर में 0। एक बात तो ये हुई। दूसरा एक यहाँ पैमाना छूट गया अपने पास में, पैमाना। पैमाना आपको लिखना है कि मैं बता रहा हूँ मोस्टली क्या है कि x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, फिर लिखना y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो ये क्वेश्चन 7 थे, हमने वन शॉट में इसको किया है और आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर करना, ऐसी गलती मत कर देना कि आप छोड़ दो इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।